आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वराज मिशन के द पीपी शो में आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह आज भी हम एक नए एपिसोड के साथ एक विशिष्ट शख्सियत के साथ जुड़े हैं और इनसे जनता का तारुफ कराने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली ये जितने बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति हैं उतना ही अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोशली जितना एक्टिव हैं वो अपने आप को बोलते हैं ना, जो आज प्रचार तंत्र का ज़माना है वो अपने आप को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए मुझे पता है ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये बहुत से लोगों के लिए, खासकर जो युवा वर्ग है उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगा। तो स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, ऑथर, न जाने क्या क्या, और हमारे सबके प्रिय भाई, आदरणीय भाई उचित शर्मा जी का स्वागत है। उचित भैया आपका। थैंक यू। उचित शर्मा जी का परिचय तो मैं आपको कराया, लेकिन ये परिचय के पीछे और आज जहां उचित शर्मा जी हैं वो ऑलरेडी उनका एक चैनल है द रूरल प्रेस, और विशिष्ट खबरें उठाने की जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, ये काम उनका बहुत पहले से है। बहुत से इनके ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो उनकी ज़बानी ही जनता तक पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी के उचित शर्मा जी का साक्षात्कार। उचित जी, सबसे पहले तो जनता आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहती है कि क्या रहा, कैसा रहा आपका बचपन, और क्या ये जर्नलिज्म का जो आपका इंस्पिरेशन है, जो जिस मुकाम पे आप हैं और एक और लंबी यात्रा आपको तय करनी है, ये कहीं परिवार से आपको प्रेरणा मिली या पारिवारिक बैकग्राउंड में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको इंस्पायर किया? आप एक्टिविस्ट भी हैं, आपने बहुत एक्टिविज़म भी किया है, तो पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा? मतलब बचपन से ही आप एक्टिविज़म वाले स्टूडेंट रहे हैं या आपकी जो प्रवृत्ति रही है वो बचपन से ही रही है, या ये समय के साथ आप में परिवर्तित हुई? तो जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप जर्नलिज्म में आए, पॉलिटिक्स में आए और बहुत सारे क्षेत्रों में आपने काम किया। तो पहले शुरुआत करेंगे आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं पांडे जी आपको, तो ये विद्रोही स्वभाव का मैं शुरू से ही था। पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल पत्रकारिता से बिल्कुल नहीं जुड़ी। मैं एक सरकारी अधिकारी के घर पर पैदा हुआ। मेरे पिता स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे। पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम लोगों ने घूमा है। 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई के लिए भी मैंने कम से कम 7-8 स्कूल तो चेंज किए होंगे। और मेरे घर में कोई पत्रकार नहीं है, कोई ऐसे नहीं। मैं 3 बहनों के बाद 2 बहनों के बाद एक भाई हूँ। बड़ा परिवार है, सब सेटल्ड है। मैं खुद कभी इस फील्ड में आना भी नहीं चाहता था, चूँकि पत्रकारिता में कभी सोचा भी नहीं था आऊँगा। मैंने तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, MBA किया है, मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट किया है। मैं बैंक में नौकरी करता था। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसमें आया, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं था। मतलब हकीकत बताऊं तो मैं नौकरी के लायक नहीं था। मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, ऐसा मुझे लगा। और इससे पहले मैं पढ़ाई के दौरान अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हो गई थी जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे। तो अन्ना हजारे जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। तो नागपुर में मैं रहता था, तो नागपुर में मैंने इन सबको बड़े करीब से देखा है। और जब मैंने नौकरी की, नौकरी के बाद फिर मैं एक्टिविज़म में आया। RTI एक्ट चालू हुआ। RTI एक्ट में बहुत काम किए। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जब चालू हुआ तो मुझे लगा कि एक ईमानदार चीज़ें जो नहीं हो रही हैं देश में, वो ईमानदार प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहा है। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से मैं एक्टिविज़म में आया। मैंने मनीष सिसोदिया के साथ काम किया, देखा है। उसके बाद फिर मैंने वो मैनेजमेंट वाली लाइन छोड़ के वो एक एक्टिविज़म में मैं आ गया। लेकिन एक्टिविज़म में मेरे घर परिवार से कोई नहीं है, पत्रकारिता में मेरे घर परिवार से कोई नहीं है। और एक्टिविज़म के बाद
आप ही लोग जैसे कई दोस्त हैं, जैसे मैं कई बार उल्लेख करता हूँ कि रुपेश गुप्ता, वैभव, राकेश पांडे, सबरेंद्र शर्मा, मृगेंद्र पांडे, ये बड़े नामी पत्रकार जो आज के हैं, इन लोगों के संपर्क काफ़ी मेरा इनसे रहता था। इन लोगों के संपर्क की वजह से जब मैं मीडिया में नहीं था तब भी मैं इनके साथ घूमता था, मैं सुबह और शाम या इनके साथ गुजरती थी, तो इनके संपर्क में आके इन्हीं से ही सीखे। मतलब इनको बहुत मैं कोशिश करता था इनसे सीखे, और वो मुझे सिखाने के प्रयास भी बहुत करते थे। और तो इनको मैसेज देते देते और इनको खबरें देते देते और इनको चूँकि मैं एक्टिविस्ट था और पत्रकारों के एक्टिविस्टों से संबंध होना लाजमी है, तो वैसे इनके संबंध थे और इन्होंने ही थोड़ा बहुत जो सिखाया। मतलब मैं बोलता हूँ कई बार कि मैंने एकलव्य की तरह चोरी से सीखी है। ये हकीकत है कि चोरी से जर्नलिज्म सीखा है और एक्टिविज्म सीखा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है, जो भी कुछ आता है तो वो इनसे ही सीखा है और चोरी से सीखी है। कभी मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की, लेकिन एक जुनून है, जुनून। मतलब मुझे लगता है कि पेपर और मीडिया वो दिखाने का कम, छुपाने का प्रयास ज़्यादा कर रही। तो मुझे लगता है कि खुद कुछ डालना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो इसे यहाँ जुनून है, एक जुनून था, एक जुनूनी जर्नलिज्म करता हूँ। सिंपल सा अगर आपके अनकट चैनल पे मैं बोलूँ तो खुल के बोल रहा हूँ कि जुनूनी जर्नलिज्म करता हूँ। जो लोग छुपाते हैं मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। किसी की भी सरकार हो, कितना भी बल्लभ क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, बेहिचक, बेखौफ, निडर होके मैं लिखता भी हूँ, बोलता हूँ। और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं कि मतलब लोगों ने डराने धमकाने के प्रयास होते रहते, पत्रकारों के साथ अक्सर होता है। आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लेकिन गाहे बगाहे ये चीज़ें सरकार, जो भी सरकार हो, करते रहती है, उनके अपने तरीके होते हैं। लेकिन मैं कभी इनके उस पर नहीं ढल पाया, मैं एक फ्रेम में नहीं ढल पाता हूँ। तो मैंने अपना खुद ही चैनल चालू करके और एक मीडिया को देने का प्रयास किया कि सच के मतलब करीब तो कम से कम मैं बोलूँ। सच पूरा अगर नहीं है मेरे पास, तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो सच हकीकत क्या है, वो खबरों के पीछे क्या है, उस कोई भी चीज़ों के पीछे, बड़े बड़े जो चीज़ें हो रही है उसके पीछे क्या है, उसको दिखाने का प्रयास मैं करता हूँ। ये बड़ा उदाहरण है जो असल पत्रकारिता सीखना चाहते हैं उन युवाओं के लिए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, पत्रकारिता एक जुनून है जो आपके अंदर है। पत्रकारिता एक आईना है जो समाज और सरकार के बीच में होता है। पत्रकारिता का एक एंगल होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ 90 डिग्री का एंगल होता है। उस 90 डिग्री के एंगल पे जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो दिखाना ही पत्रकारिता है। जैसे उचित जी ने कहा कि ये जुनूनी बात होती है, ये अंदर का एक जुनून होता है। एक एक्टिविस्ट, एक पत्रकार, और अब और भी चीज़ें हम जानेंगे उचित जी के बारे में। उचित जी, हमें ज्ञात है, मुझे भूली बिसरी यादें हैं कि आपके ऊपर कुछ हमले भी हो चुके हैं और आपने उस समय सुरक्षा लेने से भी मना कर दिया था। वो वाकया दर्शकों को बताइए। जी, हमले वैसे तो टेलीफोनिक हमले, शाब्दिक हमले काफ़ी हो चुके थे। उसके बाद फिर लोगों ने गाड़ियाँ भी तोड़ी, कई बार गाड़ी धमकाने के प्रयास भी किए, एक दो बार गाड़ी तोड़ी। क्या था कि एक बार जब गाड़ी तोड़ी तो उनको एक के खिलाफ मैं यूडब्ल्यू में शिकायत करने जा रहा था दस्तावेज के साथ। तो उनको बड़ी तकलीफ थी, उनके करीबन 15-20 करोड़ के घोटाले थे एग्रीकल्चर में, कृषि में अक्सर ऐसे घोटाले आम बात है, पहले भी होते आए हैं, अभी भी होते हैं, तो आम बात है। तो उनको शायद तकलीफ थी, तो उन्होंने गाड़ी तोड़ी, कांच तोड़े, दस्तावेज चोरी किए। उसकी FIR आज तक सिविल लाइन थाने में है, हालांकि उस पर कार्रवाई आज रंग तक नहीं हुई। उसके बाद सरकार ने सिक्योरिटी दी, चीज़ें थी, सरकार ने, दोनों ही सरकार ने एक बार सिक्योरिटी दी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी। मतलब एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी सरकार से पसंद नहीं। मतलब वो एक
दायरे में चलना और में चलना, वीआईपी जैसी सिक्योरिटी। मैं इतना वीआईपी नहीं हूँ, आम आदमी से रहना चाहता हूँ। लोगों को मारना है मार दें, गोली मार दें, गाड़ी तोड़ दें, जो करना है वो कर सकते हैं, कीजिएगा, लेकिन ना डरने वाले हैं ना रुकने वाले, ना किसी से। इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था कि जितने ऊंची प्रोफाइल है उतना अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ रखते हैं, और जुनूनी व्यक्ति होता है, जो एक्टिविज्म जिसके अंदर होता है, वो उसको डर नाम की तो कभी चीज़ होती ही नहीं है। और जो दूसरा एक्सपेक्ट है जो हम जानना चाहते हैं कि नॉर्मली एक्टिविस्ट लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन उचित जी आपको जो अभी तक मैं जानता हूँ और जो लोग आपको जानते हैं, आप काफ़ी गंभीर स्वभाव के हैं। लेकिन आपका एक और पार्ट है कि आप लोगों को खाना बहुत खिलाते हैं। मीन्स क्या, क्योंकि हम इस इंटरव्यू में एक हाई नोट लेंगे और अभी एक लो नोट, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए जनता को। लो नोट में भी, लेकिन लो नोट में भी जो ऐसी रोचक जानकारी आनी चाहिए जो जनता नहीं जानती है। हमने कई बार सोशल मीडिया में देखा है कि आप लोगों को खाना खिलाते रहते हैं, आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स खिलाते हैं। वो भले ही हमें वो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कई बार हमने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे अभी बीच में आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के साथ कुछ सड़क पे चाट, पकौड़ी, समोसा कुछ खाते हुए भी दिखे। और आज आपके इर्द गिर्द और भी पत्रकार, आपके जो सर्कल है, बहुत से लोग जो आपके चाहने वाले वो रहते हैं। कैमरे के पीछे भी कोई रहता है जो दिखता नहीं है, जो हमेशा वो तस्वीरें लेते रहता है। उस व्यक्ति के बारे में भी हम जानेंगे बाद में। लेकिन एक और जो शायद जनता को नहीं पता होगा, आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजन बहुत पसंद है जहाँ तक हमें पता है। और उस जुनून में आपने एक ऐसा काम कर दिया कि गढ़ कलेवा आज पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, सेंट्रल इंडिया में मशहूर है। गढ़ कलेवा के जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं वो इतने टेस्टी हैं और इतने बढ़िया हैं कि वो हर जगह उसकी प्रसिद्धि हो रही है, और उसको खुलवाने में भी उचित जी का ही सबसे बड़ा योगदान है। ये कहानी क्या है, इसके पीछे जो रोचक तथ्य है वो उचित जी बताएंगे, और मुझे पता है कि दर्शकों को ये बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। तो उचित जी वो थोड़ी सी स्टोरी बताइए। ये बात सच है पांडे जी कि मैं छत्तीसगढ़ी फूड लवर हूँ, और अक्सर हम लोग छोटे भाई जो पत्रकार, एक अच्छे बड़े पत्रकार है वैभव बैतरिया, आप भी जानते होंगे। मैं आपको बताऊँ, उनकी माँ बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है, और वो पाक कला में ही उनकी पढ़ाई हुई है। हाँ, हमने अभी बीच में देखा था वो कुछ वड़ी और पापड़ वो बना, मैंने भी उसमें कमेंट किया था, मैं देखा हूँ। वो उनकी मदर भी जो पाक कला की विशेषज्ञ है, तो अक्सर हम लोग वैभव से मंगाते रहते थे उनकी। जब भी वो अपने गांव जाए, मदर के पास जाए, तो उनसे मंगाते रहते थे। और मैं बड़ी होटलों में भी जाता हूँ तो यही खाना तलाशता था। तो एक बार क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मशहूर होटल, 5 स्टार होटल, उस पर हम लोग गए तो लाल भाजी मैंने 450 रुपये की खाई, और मुनगा 500 रुपये प्लेट था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2014। वो एक पत्रकार मेरे मित्र आए थे अंबिकापुर से, तो उनके साथ हम लोग गए तो खाना जब देखे तो मुनगा 500 रुपये, लाल भाजी 450। तो बोले ये एक छत्तीसगढ़ के व्यंजन को खोलना चाहिए जिसपे छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिले, चीज़ें मिली, ठीक है। तो ये मैंने और वैभव ने ये बातें शेयर की राकेश चतुर्वेदी, IFS, उस टाइम वो संस्कृति के MD हुआ करते थे। उनसे शेयर की कि सर आपके पास एक गार्डन खाली पड़ा है, इसका कोई उपयोग नहीं है, जंगल है, तो ये हमारा ऐसा प्लान है कि वह छत्तीसगढ़ी फूड बने, छत्तीसगढ़ उसका नाम ऐसा तय हो, छत्तीसगढ़ की उसका जो इंटीरियर डेकोरेशन भी हो वो छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पे हो। तो तिवारी जी थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। राकेश चतुर्वेदी जी का बहुत अच्छा उस पर रोल। राकेश चतुर्वेदी जी उस टाइम MD हुआ करते थे, तो उनको ये प्रपोज़ल मेरा अच्छा लगा। वैभव ने उनको कन्विंस किया, हम लोगों ने मिल के कन्विंस किया कि सर हो, और छत्तीसगढ़ी सब लोग आए खाएँ। राज्यपाल के यहाँ भी कोई गेस्ट आए तो उनको लेने आए। उसमें जो प्लानिंग हमने की थी कि उसमें जो कैबिनेट की बैठक हो उसमें छत्तीसगढ़ी फूड सर्व हो, उसकी एक्चुअल प्लानिंग ये थी। तो उनको ये प्रपोज़ल बहुत अच्छा लगा, और तमाम अथक प्रयास के बाद वो
1 महीना 1.5 महीने के अंदर 2016 में वो तैयार हुआ। राकेश चतुर्वेदी जी ने लगभग 50 से 60 दिन में वो रेडी कर दिया, उनको बहुत अच्छा लगा और वो भगवान की दया से बहुत सक्सेस हुआ। उसी कमेटी में भी मतलब गवर्नमेंट की कमेटी है, उसमें 2 लोग उस कमेटी में बाहर के हैं जो आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी आदमी नहीं है उसमें। एक मैं हूँ, एक वैभव बिमतरिया हैं पत्रकार। तो एक ऐसी कमेटी बनी जो उसको देख रेख करती है। हालांकि बाद में इसकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा चला। भूपेश बघेल जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने तो इसको बहुत सराहा भी। इज ऑल्सो छत्तीसगढ़ी फूड लवर। और वो उन्होंने 27 जिलों में जब इसकी घोषणा की तो निश्चित तौर पे बड़े प्राउड की बात थी कि हमने एक छोटे से प्रपोजल को, एक छोटी सी चीज़ को शेयर करके उनको कन्विंस किया। और राकेश चतुर्वेदी जी की मेहनत से वो सफल भी हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरे 27 जिलों के लिए घोषणा की। काफ़ी प्राउड फीलिंग वाली बात है। हाँ, खिलाने पिलाने का मैं शौकीन हूँ। होता क्या, आपका दूसरा जो सवाल था, बहुत शौकीन होता ये कि मुझे कई लोग किसान हाँ पत्रकार बोलते हैं, कृषि के मुद्दे में ज़्यादा उठाता हूँ। आप तो किसानों से काफ़ी संपर्क है। किसानों के साथ मैं जो संघर्षशील किसान रहते हैं, जो मैं उनको चेष्टा करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि आप फसल परिवर्तन करें, कमर्शियल क्रॉप लें, उनके साथ काम करें। तो कई बार मेरे बहुत करीब दोस्त भी हो जाते हैं, तो उनकी कई चीज़ें हम लोग खरीद लेते हैं, उनको भी दाम अच्छे मिल जाते हैं। अब जैसे पपीता है, ड्रैगन फ्रूट है, जाम अमरूद है, और बादशाह भोग बिना पॉलिश के कई किसान पैदा करते हैं, उनसे मंगाते हैं। और मैं ये सब चीज़ें अपने दोस्तों के यहाँ, मीडिया हाउस में कुछ फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ, अमरूद है, हम लोग यहाँ मैंगो फेस्टिवल भी करते हैं कुछ पत्रकारों को बुला के। हाँ, बीच में हमने देखा था सोशल मीडिया में आप की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी देखे थे हमने कि आप लोग मैंगो फेस्टिवल कर रहे थे, बहुत से पत्रकार। हम लोग के 10-15 वैरायटी का मैंगो लेके आ जाते हैं और फिर सभी पत्रकारों को कोई सरकार पूछती नहीं है। तो मैं अपने साथियों को, जो बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मैं अपने मीडिया से जुड़े, चाहे वो कोई भी हो, वो छोटा पत्रकार हो, कैमरा मैन हो, जो भी हो, मेरे लिए मेरे बड़े करीबी है, बड़ा सम्मान करता हूँ उनकी मेहनत का। तो उन सबको बुलाने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनके साथ कुछ हंसी खुशी के पल उनके साथ बिताए जाएँ। तो मैंगो फेस्टिवल हम अक्सर यहाँ करते हैं। इस बार आप भी आइए, स्वागत है आपका। और आम का समय आए तो आपको भांति भांति के अलग अलग प्रजाति के आम आपको खिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो आम आप चूस के खाते हैं? नहीं, मुझे खाने से ज़्यादा खिलाने का शौक है पानी जी। मुझे जितना मैं मतलब लोगों के यहाँ खिलाने का शौक ज़्यादा है, खाने का कम है। और आपको जैसा खाना है आप खाइएगा, काट के खाइएगा, चूस के खाइएगा। और चाहे उसका मैंगो शेक बना के पीना हो, वो भी है। तो आप डिफरेंट टाइप का, कुल मिला के पूरा जो देहाती लोग चीज़ें हैं वो सब मेरे यहाँ आपको मिल जाएंगी। मैं यहीं पे, हम बिना पॉलिश के चावल, दाल, लाल भाजी, मुनगा, आप जब चाहे तब हमारे यहाँ आप फ़ोन कर दे तो हम लोग यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे खाते हैं। हमारे यहाँ कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं, बहुत सहज हम रहते भी हैं। हमारे ऑफिस में भी जितने लोग हैं वो जब चाहे तब यहाँ पे जो बनना है, दाल भात चटनी, वो सब हमारे इन हाउस बनती है। और हम बैक टू बेसिक और बहुत देहाती तरीके से खाना पसंद करते हैं, और वही खाना खिलाने के भी शौक है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि जैसा हमने शुरुआत ही में कहा था कि उचित शर्मा इज़ अ नेचुरल पर्सन। उनका जितना वो ऊंचाई पे हैं उतना अपनी जड़ों को उन्होंने मजबूत रखा है, उनका रूट बहुत स्ट्रांग है। और वही जो दिखावा नहीं है उनमें, वो जो नेचुरल पना है वही उनके व्यक्तित्व में भी है। देखिए, खाना खिलाने के शौक़ ने एक कितना बड़ा गढ़कलेवा इन्वेंट कर दिया, जो कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि पूरे सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गढ़कलेवा खुलेगा, उस कॉन्सेप्ट के, उस आइडिया के जनक उचित शर्मा जी, वैभव पांडे जी हमारे, वो भी बहुत अच्छे मित्र हैं। और ऐसे लोगों ने एक आइडिया जो होता है, एक कॉन्सेप्ट जो होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लेके
राइट अप्रोच करना और सही नीयत से काम करने के लिए अगर कोई जाते हैं और क्रेडिट भी नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और एक छोटे आइडिया ने, एक साफ नीयत के आइडिया ने कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया। आज गढ़किलेवा कौन नहीं जानता, हम खुद भी गढ़किलेवा कई बार जाते हैं, कई बार ऑनलाइन वहाँ से मंगाते हैं और उनके छत्तीसगढ़िया फ्लेवर मिलता है, जो छत्तीसगढ़ी डिश होते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हम दर्शकों से निवेदन करेंगे आप भी जाइए और वहाँ के टेस्ट जरूर लीजिए। उचित जी, गुस्सा आता है आपको? हाँ, आता है। गुस्सा आना भी चाहिए, सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत चीज़ों के खिलाफ आना भी चाहिए। और भ्रष्टाचार मतलब अगर गुस्सा नहीं आते तो रावण नहीं मरता, गुस्सा नहीं आता तो कर्ण नहीं मरते, गुस्सा नहीं आता तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं होते, गुस्सा नहीं आता अपने माँ बाप को जेल थाने में बैठने का तो शायद भूपेश बघेल भी सीएम नहीं होते। तो गुस्सा आना जरूरी है, वो आपका जिसके खिलाफ हो, व्यक्ति के खिलाफ हो, सिस्टम के खिलाफ हो, इस सत्ता के खिलाफ हो, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गलत जिनके साथ गलत हो रहा है उनके जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हो, गुस्सा आना जरूरी है। गुस्सा नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे? आपको अगर गुस्सा नहीं होगा तो आप कैसे जर्नलिज्म करेंगे? गुस्सा होना लाजमी है, गुस्सा बहुत आवश्यक है, लेकिन किसी व्यक्ति के ना होके, किसी संस्था के ना के खिलाफ लोग, सिस्टम के खिलाफ अगर कोई चीज़ गलत हो रही तो गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है और आना भी चाहिए। बहुत सही बात कही कि गुस्सा आना चाहिए, लेकिन किसी उस गुस्से का भी उपयोग, इसे कहते हैं कि गुस्से का सदुपयोग सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। करप्शन से याद आया कि आप एक किताब लिख रहे हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, और खेती किसानी की बात आपने कहा कि आप किसानों को मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें तो जानकारी है आप उन्हें इकोनॉमिकल हेल्प भी कर देते हैं, बिकॉज यू आर ए सोशल वर्कर और आप एक्टिविस्ट हैं। तो कुछ किताब के बारे में जो मैंने सुन रखा है वो दर्शकों को बताइए कि जो किताब का, उस किताब का नाम भी बहुत ही रोचक है। मैं नहीं कहूँगा, वो खुद उचित जी बताएंगे, क्योंकि इन्होंने खेती और किसान की बात कही और अभी गुस्से की बात कही, और गुस्से को उन्होंने कितना अच्छा डिस्क्राइब किया कि गुस्सा गलत सिस्टम के खिलाफ, मीन्स भ्रष्टाचार के खिलाफ आना चाहिए, करप्शन के खिलाफ आना चाहिए। तो उस बुक के बारे में ज़रा दर्शकों को बताया उचित जी। देखिए, मैं अगर सबसे मुखर हूँ अगर किसी चीज़ को बोलो तो वो मुझे लगता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोलता हूँ। मुझे लगता है कि अगर करप्शन को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान का, हमारे प्रदेश का सबसे अच्छा काम हो। भ्रष्टाचार जो है, मैं आपको बोलूँ कि अगर किसी भी 30% हमारा जो पैसा है भ्रष्टाचार में जाता है। अगर 1 लाख रुपए किसी प्रदेश का बजट है तो अगर 1 लाख करोड़ बजट है तो 30,000 करोड़ लगभग करप्शन में जाते हैं। 30,000 करोड़ का सामान आता है और 30,000 करोड़ उस व्यापारी की प्रॉफिट होती है, अगर 1 लाख करोड़ का बजट है। तो अगर मेरा मानना है कि अगर करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। करप्शन मूल जड़ है। करप्शन के मतलब रोडें अच्छी नहीं बननी है, सामान सही नहीं मिल रहे हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के बीज मिलते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी की खाद मिल रही है, इन्फीरियर क्वालिटी के रसायन मिल रहे हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के यंत्र मिल रहे हैं। मतलब किसानों को तो छला जा रहा। करप्शन हर विभाग में, मतलब देखिए कि कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार, मतलब पिछली सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, करप्शन को कोई नहीं रोक पाया। केवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करप्शन को कोई नहीं रोक पाया है। और इससे सबसे ज़्यादा आज के युवा पीढ़ी को नफरत करनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो या आम इंसान हो। करप्शन को रोकने का प्रयास करना, जो करप्शन के खिलाफ मुखर होकर बोले, चाहे वो जो भी हो, कितने बड़े नेता हों, कितने बड़े सत्ताधारी हों, कितने बड़े अधिकारी हों, करप्शन के खिलाफ मुखर होकर बोलना चाहिए। ताकि करप्शन जो जड़, मूल जड़, अगर हम विकास नहीं हो पा रहे हैं किसी भी चीज़ की, आप जब मूल में जाएंगे पांडे जी, तो मूल और बुनियादी चीज़ों को जब आप ढूंढेंगे तो देखेंगे करप्शन, जो भी पाप होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो करप्शन के कारण ही होती है। तो करप्शन के खिलाफ मैं लड़ते रहता हूँ। अब जो आप करप्शन में किताब के बारे में बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं किताब लिख रहा हूँ, ईश्वर जानता है वो कब कंप्लीट हो मालूम नहीं, लेकिन कृषि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कृषि पे
किसान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं तो किसान पे, और करप्शन के खिलाफ मैं हूँ तो करप्शन पे। तो कुल मिला के कृषि, किसान और करप्शन, उसमें वो सब चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान कहाँ चला जाता है, किसान को कैसे छलते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करप्शन करते हैं, कैसे वन टाइम करप्शन करते हैं, कैसे लाइफ टाइम करप्शन करते हैं। तो जितने भी करप्शन के प्रकार उस पर मैं डाल रहा हूँ, और तरीके से भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ उसमें किस तरीके से कब योजना बना के। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज करप्शन का वक्त है। देखिए वन टाइम करप्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइज करप्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक करप्शन क्या होता है। आप भी देखिए करप्शन के प्रकार हैं ये। वन टाइम करप्शन, उसमें एग्जाम्पल के साथ डाल रहा हूँ कि वन टाइम करप्शन, अब कुछ पार्ट्स उसके बता रहा हूँ कि बड़ा रोचक लगा कि जो हेलीकॉप्टर खरीदी हुई थी उसमें जो करप्शन हुआ था वो वन टाइम करप्शन। ठीक। ऑर्गेनाइज करप्शन कि भाई हम ऐसी चीज़ें टेंडर में डाल दें कि जो हमारे ही लोग उसको पार्टिसिपेट कर पाए, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज करप्शन। एक होता है ऑटोमेटिक करप्शन, मतलब उस पर ये ऑटोमेटिक करप्शन मतलब आप सीट पे बैठे रहिए, आपका जो परसेंटेज है, जो सिस्टम है, जिसको आज की डेट में हम लोग वो बोलते हैं व्यवहार, शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गया है। तो जो शिष्टाचार है वो, तो इन तीनों के प्रकार उस पर डाल रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ डाल रहा हूँ। ईओआई क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में उसमें डाल रहा हूँ। निविदा, सिंपल निविदा क्या होती है, और जो एक जो वो एक और टेंडर का प्रकार है आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये सब वो तरीके हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज करप्शन है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उसका एक अपना तरीका है, ईओआई का अपना एक अलग तरीका है जो टेंडर बुलाया जाता है। सिंपल निविदा का एक अलग तरीका है। अलग अलग करप्शन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो सब उसमें उल्लेख है। ये देखिए, ये खासियत होती है, एक कंटेंटफुल व्यक्ति के थॉट प्रोसेस भी अलग होते हैं, जो उनकी जो वोकेबलरी रहती है, उनकी जो शैली होती है वो भी अलग रहती है। कितना सुंदर तरीके से करप्शन के भी जो टाइप्स उचित जी ने बताया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस किताब को जब कंप्लीट होगी, जब पब्लिश होगी, तो मैं दर्शकों को आग्रह करता हूँ कि उसको पढ़ें, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी दिमाग खुलेगा कि किस प्रकार से सिस्टम में बैठे हुए चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, और किस प्रकार से एक आम व्यक्ति ठगा जाता है। तो ऐसी बहुत सी रोचक जानकारियाँ यकीनन उस किताब से हमें मिलेगी कि कृषि, किसान और करप्शन, वो जब भी किताब उसका विमोचन होगा तो उम्मीद है कि मैं उसको सबसे पहले पढूं और दर्शक भी उसको पढ़ें। और मैं आज इस शो बोलता हूं कि उसकी एक मैं ऑडियो बुक भी विथ उचित शर्मा परमिशन, उसकी एक ऑडियो बुक भी हम रिलीज़ करेंगे ज़रूर। ठीक है। अब बहुत सारी ये हैवी नोट की बात होगी, अब थोड़ा सा लाइट नोट पे आते हैं। नॉर्मली एक कहावत है कि सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो भाभी जी का भी हाथ होगा ज़रूर। आपके सहयोग, आपके ज़िंदगी में पल पल पे वो साथ में आपकी चलती हैं, और एज अ पार्टनर, एज अ हमसफ़र, एज अ वाइफ। तो उनके बारे में भी कुछ बताएं, और शादी के वाक़े में भी कुछ ना कुछ आपकी दिलचस्प बातें होंगी। आपका अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था, ये भी अगर दर्शकों को ये भी बात बताएं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। मैं ईमानदारी से मेरी अरेंज मैरिज है, और एक्चुअली एकदम बहुत आपके अनकट प्रोग्राम में मैं अनकट तरीके से बोल रहा हूँ कि उनको तो छला गया था कि जब मैं उन शादी हुई तो मैं कुछ कर रहा था बड़ा डिसेंट से, जॉब, एग्जीक्यूटिव चीज़ें, टाई, कॉलर, कोट, बैंक वाला, मार्केटिंग वाला आदमी, या जो एक बैंक में नौकरी करते हैं वो, घर परिवार। और मेरे इन-लॉज जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं। ओके।
तो वो उनको देख के खादी का कुर्ता चीज़ें 10 लोग आना 15-20 चाय बनाना तो मेरी वाइफ करते आ रही थी, तो उनको इस चीज़ से नफरत थी। तो उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छी जगह मेरी शादी हुई, एग्जीक्यूटिव है, सब ऐसी चीज़ें हैं। तो शादी हुई, तब तक मैं बैंक का काम करता था, चीज़ें जुड़ी हुई थी, वही खादी कपड़ा, एक्टिविज़म, जुनून, साथी, चाय, खादी, मतलब वो जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसा बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल वैसा नहीं निकला, तो उनको बोलता हूँ कि उनको अच्छा लग गया है। तो हालांकि नो डाउट कि वो हमको इस लायक बने, हम बन गए कि बने, मतलब कि आज आपके अनकट प्रोग्राम में हम आ रहे हैं। तो और उसके पीछे वो हमको सह ले रहे हैं, हमारे हेल्प कर दे रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि बाकी जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाते हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी वो निभा रही है। और ये बात सच है कि वो उनके साथ जब धोखा हुआ तो मैं उस धोखे को कोशिश करता हूँ कि ये धोखे को कैसे ख़त्म किया जाए, तो समझ देने की चेष्टा और कोशिश करता हूँ ताकि उनको वो चीज़ें ना लगे। लेकिन क्या करें, वो जुनून तो जुनून है, जर्नलिज्म भी एक जुनूनियत है, अगेंस्ट द करप्शन है। हाँ, ये बात भी मैं और सही बोलूँ कि मैं ना कई बार उनकी रिकमेंडेशन भी नहीं मानता हूँ कि वो अगर कुछ बोल रहे कि थोड़ा ऐसा कर दीजिए, तो मैं नहीं मानता हूँ। वाजिब है तो ठीक है, नहीं तो सॉरी। कितनी बड़ी ये उदाहरण है कि बहुत ये बात तो लाइट नोट की हो रही थी, लेकिन एक एक्टिविस्ट अपने एक्टिविज्म से कभी हट नहीं सकता। उन्होंने इस लाइट नोट में भी एक सीरियस बात कह दी कि भाभी जी की भी अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो भी वो उस बात को नहीं मानते, क्योंकि जो एक्टिविस्ट होते हैं ना वो जुनूनी होते हैं और वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता करते ही नहीं हैं। सिद्धांतों की बात अगर करें तो एक इसके पहले सिद्धांत की बात करने से पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि पति पत्नी में अक्सर प्यार के साथ साथ कभी तकरारें भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, तो आपको गुस्सा भी आता है कभी कभार, आपने कहा, और आना भी चाहिए, लेकिन आप सीरियस भी हैं, आप में एक नटखट पना भी है जो आपको जानने वाले को पता है आपके बारे में। तो सॉरी कौन बोलता है जब कभी झगड़ा होता है या तकरार हो जाती है या अक्सर होती है कि वो भी झांसी की ग्वालियर की है तो वो भी झांसी की रानी है, अपन भी मतलब कि वो भी लड़की हूँ तो लड़ूंगी वाली बात है, और अपन भी एक्टिविस्ट है तो झुकेंगे नहीं। लेकिन मेरी बेटी रेफरी का रोल अदा करती है, मेरी बेटी का फिर उसमें रोल आता है, वो फिर विसिल बजा के पापा स्टॉप, माँ स्टॉप, तो उसका अहम रोल होता है। और दोनों सॉरी तो कोई किसी को नहीं बोलता है, सच बोलो तो दोनों सॉरी कोई किसी को नहीं बोलता। मेरी बेटी ज़रूर है, वो रेफरी वाला रोल करके दोनों को शांत करके, हाँ ये बात सच है कि एक आध घंटे बाद दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वहाँ नॉर्मल 15 मिनट के लिए, कुछ आधा घंटे के लिए गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन 1 घंटे बाद दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, मैं तो हो ही जाता हूँ। और अब मतलब अपर हैंड पे तो भाभी जी रहती है। हाँ, तो चलती तो उनकी ही है, सही बात है, बात सच है। तो नो डाउट ये उनका ही चलना भी चाहिए। भाभी जी, उम्मीद है आप भी देख रही हैं जब इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को, तो आपको भी थोड़ी सी सुकून मिलेगी कि कहीं ना कहीं हल्का सा डर तो है। तो खैर, अब ये लाइट बोर्ड की बातें हो गई, अब हम सिद्धांत की बात कर रहे थे। एक सिद्धांत होता है, ये जो सिद्धांत शब्द होता है ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें बहुत गहरे राज छुपे होते हैं। इस वीडियो को थोड़ा लंबा भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐतराज़ है, क्योंकि बहुत रोचक बातें सामने आ रही हैं और कुछ और रोचक चीज़ें बची हुई हैं जो उचित जी के ज़बानी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। उचित जी, एक्टिविज़म, बैंक की नौकरी, पत्रकारिता सब डिस्कस हो गया। आपका एक फेज़ हमने, जनता ने, सभी ने देखा है, पॉलिटिकल फेज़ भी देखा है। आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए?
मैं बताया आपको कि अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। वो तो एक्टिविजन था। हाँ, अब वो पॉलिटिक्स में आए तो लाजिमी है कि जब शिव जी आ गए तो नंदियों को भी तो आना जरूरी होता है, तो उनकी वजह से मैं आया। उनके साथ 7 साल 2011 से उनका था। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ चेंज कर रही है। उनके जो थॉट, उनकी जो विचारधारा और अगेंस्ट वो मैच हुआ। वो भी अगेंस्ट करप्शन और मैं भी अगेंस्ट द करप्शन, तो मैच हुआ। मैंने जर्नलिज्म मैं जर्नलिज्म वालों के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, पत्रकारों के साथ मैं समय काफ़ी गुजारता था। तो बहुत सारे दस्तावेज दे के और मैं खुद उनसे, आपको जैसे बताया कि उनसे ही सीख के मुझे लगा मीडिया वो चीज़ें खुल के नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई भी पत्रकार हो, देखिए वो एक उसकी भी एक लिमिटेशन है। देखिए पत्रकार एक इंडिविजुअल है, वो अपनी रिपोर्ट, न्यूज़, सच इंस्टीट्यूशन को देता है। अब इंस्टीट्यूशन उसको कितना छापता है, कितनी आरपीएम में छापता है, कितनी इंटेंसिटी से छापता है, कितनी स्पीड से छापता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस पर घालमेल हो रहा है, वो ढंग से चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। तो इन लोगों से सीख के फिर मैं सोचा कि ऐसा विचार आया कि खुद जर्नलिज्म में आना चाहिए। तो फिर एक अखबार लॉन्च किए। अखबार लॉन्च करने में तो जितने भी सत्ता नशी जो लोग हैं, कड़वा लिखोगे तो मैं जो बोलता हूँ कि जैसे ही आप खुलासे की खेती ज़्यादा करते हैं पांडे जी, तो सरकार आपके प्रति मोहब्बत का रकबा कम कर देती है। बिल्कुल सही बात। देखिए इस इन्होंने इसे भी खेती किसानी से इनको कितना लगाव है कि उन्होंने वो जो खेती किसानी के जो टर्म्स होते हैं वो इस उदाहरण में उन्होंने प्रेस किया। क्योंकि हमारे वो सच है। मैं कोशिश वही करता हूँ कि वो देने का प्रयास करता हूँ। तो वही सत्ता को हम नहीं जमे हैं, कड़वा लिखते हैं, कड़वा लिखने वाले किसी को नहीं जमेंगे। सब कुछ चांदी। क्या होता था कि पुराने ज़माने में पांडे जी, पुराने ज़माने में सबसे वर्स्ट और बेकार मेटल होता था चांदी। तो पहले जो था चांदी की कप, थाली, प्लेट, चम्मच भी चांदी की हुआ करती थी। तो राजा महाराजाओं के टाइम में चांदी की चम्मच हुआ करती थी। अभी के वक्त में चम्मचों की चांदी है। ये फर्क चीज़ें हैं। तो आप जितने बड़े, जितने सत्ता के करीब रहेंगे, आप उनके आसपास जैसे हो जाते हैं, फिर जर्नलिज्म होता नहीं है। और तकलीफ ये है जो मैं बोला कि उन लोगों से होती है जो, देखिए शिव जी, नंद के लाल को पूजने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो मुखिया है। तकलीफ मुझे नंदियों को पूजने में है कि भाई मैं नंदियों को नहीं पूज सकता, तो क्या हुआ, जर्नलिज्म नहीं कर सकता, करूँगा, करते हैं। लेकिन जितने भी नंदी है, शिव जी के नंदी हो, नंद के लाल के नंदी हो, ये चाहते हैं कि उनको भी पूजा जाए। ये गलत है, ये चीज़ें गलत है। हम कोशिश करते हैं सच दिखाने की, लेकिन सत्ता का, जिसकी भी सत्ता का स्वरूप एक ही होता है, कोई भी हो, उसका चरित्र एक ही होता है, कोई भी हो। तो वो कोशिश करते हैं आपको दबाने की, लेकिन फिर भी पत्रकार यहाँ संघर्ष कर रहा है, लड़ता है। बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने एग्जाम्पल के ज़रिए अपनी बातों को कहा। अब एंट्री की तो बात हमने किया था उचित जैसे कि आपने पॉलिटिकल एंट्री कैसे कर ली, पर पॉलिटिकल एंट्री क्यों की ये भी उन्होंने बता दिया कि भाई एक मोमेंट था जो एंटी करप्शन था, जो अगेंस्ट करप्शन था, और उस करप्शन में, अगेंस्ट करप्शन में, उस मुहिम में, उस मोमेंट में जो लोग भी साथ में थे उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। तो उचित जी ने भी सोचा कि ज़रूर ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों के साथ, ऐसे मोमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ बहुत बड़े लेवल तक काम किया और दिल्ली के मूवमेंट में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी से, या कहें कि उस समय के जो वो टेम्परेरी फेज था पॉलिटिक्स का, उससे एग्जिट कैसे हुए, क्यों हुए? उसका कारण जर्नलिज्म है। मेरा मानना है कि आप किसी पार्टी से जुड़ के ईमानदार जर्नलिज्म नहीं कर सकते,
आप अगर किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो तो ईमानदार जर्नलिज्म नहीं कर सकते, बात सच है। आप विचारधारा से किसी भी जुड़िए, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे काम हो, एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म फिर नहीं हो सकता। जर्नलिज्म एक ईमानदार कोशिश है, एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो कभी भी, क्योंकि आम आदमी के सभी पद पे मैं रह चुका था, और अगर आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहता तो मैं ईमानदार पत्रकारिता फिर नहीं होती। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो किसी का भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की खिलाफत की न्यूज़ है तभी भी डालो, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की न्यूज़ है तो भी डाले, कांग्रेस की खिलाफत की न्यूज़ हो, या किसी भी राजनीतिक दल की अगर गलत चीज़ है तो उसको सामने लाने की मैं प्रयास, बेहतर कोशिश करते रहता हूँ। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो जर्नलिज्म नहीं कर सकते, और जर्नलिज्म में है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन एक पॉलिटिशियन तो आपके अंदर छुपा है, तभी आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। एग्जिट करने का भी रीज़न आपने बताया कि जर्नलिज्म, वो भी ईमानदारी वाला जर्नलिज्म, जो न्यूट्रल जर्नलिज्म होता है, कि वो बिना पक्ष के निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता होती है वो आप कर रहे हैं, और वही होना चाहिए। ये तो इंस्पिरेशन की बात है। लेकिन वो जो अंदर का पॉलिटिशियन है वो तो कभी मर ही नहीं सकता है। तो क्या कभी दोबारा जनता उचित शर्मा को पॉलिटिक्स में देख सकती है? देखिए, तो भविष्य की गर्त की बात है, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। नहीं तो फिर पहला सेंटेंस आपने क्यों कहा कि भविष्य की गर्त की बात है? मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी। भाई देखिए, संभावनाएं कहाँ क्या बनती, मैं तो कभी सोचा नहीं था ना। मतलब हो सकती है ना भाई, अगर ऐसी चीज़ें हुई जहाँ ज़रूरत पड़ी कि फील्ड में, तो मैं देखिए जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर भविष्य में ऐसी चीज़ें आई तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जर्नलिज्म चूज़ करूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ आपने शुरुआती दौर से ही काम किया है। अगेंस्ट करप्शन आप बुक भी लिख रहे हैं, अगेंस्ट करप्शन आप काम भी करते हैं, आप निडर व्यक्ति हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, सरकारों को कोसते रहेंगे, तो क्यों ना इस सरकार का अंग बन के हम सिस्टम को सुधार दें? ये देखिए, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, इतनी जल्दी सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता। नौजवानों को लेकिन आगे आना चाहिए। जो आप नौजवान जो है पॉलिटिक्स में, देखिए हर चीज़ तो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, सड़क का निर्माण भी, खेती किसानी भी, बच्चों की स्कूल की फीस भी, सुरक्षा भी, सामाजिक सुरक्षा भी, पेंशन भी, अनाज भी, हर चीज़ तो राजनीति से जुड़ी। तो राजनीति से दूर क्यों रहे? मतलब आप राजनीति में आ सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, बड़ा कठिन, देखिए नहीं ये कठिन सवाल नहीं है, ये तो जनता के मन का सवाल है। आप जवाब को एक राजनीतिज्ञ के रूप से दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एक जो वाक पटुता जिसमें होती है, एक स्मार्ट आंसरशिप जिसमें होती है, आप पत्रकार भी हैं, आपके पास शैली है, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास आंसर है, लेकिन आप एक राजनीतिज्ञ भी हैं। मेरा सीधा सवाल है कि क्या दोबारा पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है? क्यों? क्योंकि आपने ही कहा कि अच्छे लोगों को सिस्टम में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बड़ा कठिन सवाल है आपके, कि लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे फिर से मौका मिला अगर पॉलिटिक्स में आने का, तो मैं जर्नलिज्म को चूज़ करूँ। मैंने ये तो कहा ही नहीं, जर्नलिज्म तो आपके अंदर है, वो तो जुनून है। मैंने कहा कि सिस्टम को सुधारने के लिए जैसे आप युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जैसे अच्छे लोग सिस्टम में आने चाहिए, ये सबकी राय है। तो क्या आप भी अच्छे इंसान हैं, हम सभी पता है। तो क्या आने वाले समय मैं ले रहा हूं, क्योंकि क्या आने वाले समय में आप राजनीतिक पारी खेल सकते हैं? नहीं। मतलब आप कभी भी ऐसी संभावना बनेगी तो आप राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं, लेकिन राजनीति से दूर भी नहीं रहेंगे। राजनीति देखिए, दो, एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होती है, वो एक राजनीति, और राजनीति में आपका इन्वॉल्वमेंट होना, अपने विचार रखना, अपने आइडियोलॉजी रखना, अपने बीच बीच में राजनीति के में मुखर होके बोलना, जो अच्छा लगे वो बोलो, बुरा लगे तो भी बोलो। राजनीति से परे होकर नहीं सोचा जाना चाहिए, ना ही किसी को सोचना चाहिए। लोग आपको राजनीति में विशेष, क्योंकि हर चीज़ वही डिसाइड हो रही है, तो राजनीति में हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, आना भी चाहिए, अगर संभव हो तो। देखिए, राजनीति में एक राजनीतिक होती है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, मतलब चुनावी राजनीति जरूरी नहीं, राजनीति से जुड़ा हूँ, चुनावी राजनीति में नहीं जाऊँगा, ये बात सच है। ये बहुत ही स्मार्ट आंसर है, और ये एक मजे हुए पत्रकार या मजे हुए राजनीतिज्ञ की यही शैली होती है। ज़रूर वो इस समय नहीं बोल रहे हैं, पर
हमारी भी यही कामना है कि अच्छे लोग को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम के बाहर बैठ के कोसने से अच्छा अच्छे लोग सिस्टम में आके सिस्टम को सुधारें। ये इस देश की मांग है और यही इस देश की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस देश से, भारत से, हमारे भारत से राजनीति को कोई अलग कर ही नहीं सकता। यहाँ बच्चे बच्चे में राजनीति है। आप किसी चाय की दुकान पर बैठिए, किसी पान ठेले पे बैठिए, आप किसी बार में जाइए, आप किसी होटल में जाइए, आप किसी रिजॉर्ट में छुट्टी मनाने जाइए, और वहाँ उन बीच में अगर 4 लोग बैठे हैं, आप राजनीति का जिक्र कर दीजिए, यकीनन 1 घंटे से कम समय आपका ना बीत जाए तो आप बात बदल दीजिएगा। और ये बात सबको पता है, क्योंकि भारत में, भारत की आत्मा में राजनीति बसती है और हर व्यक्ति राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हाई नोट की बातें बहुत हो गई। अब इस साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में उचित जी युवाओं के लिए, पत्रकारों के लिए, अपकमिंग जर्नलिस्ट के लिए जो जर्नलिज्म में या राजनीति में या जो भी वो प्रेरणा चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, अगर पैसे के लिए आप आ रहे हैं तो बताइए, जर्नलिज्म से अच्छा आप दूसरी जगह जाइए, दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्राई कीजिए। यहाँ ग्लैमर के लिए आ रहे हैं तो बताइए, लेकिन वाकई अगर सिस्टम को कोई सुधारना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है, आप वो बताना चाहते हैं कि क्या सरकारें छुपा रही हैं, क्या गलत हो रहे हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, तो आपको ज़रूर पत्रकारिता में चाहिए। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खुल के जहाँ लिख सके, बोल सके, आपकी संस्था अगर आपको अलाउ करे तो। क्योंकि मैं आज भी इंडिविजुअली पत्रकारों का बहुत सपोर्टर हूँ। इंडिविजुअल पत्रकार बहुत अच्छे हैं। सवाल यह है कि इंस्टीट्यूशन ही खराब हो गया, जो सो कॉल्ड मीडिया हाउसेज आ गए हैं जो टोटल कॉमर्शियल, तो वो अच्छे जर्नलिस्ट को पसंद ही नहीं करते, अच्छे जर्नलिज्म को ऊपर ही आने देना नहीं चाहते, अच्छे जर्नलिस्ट किनारे बैठाने की वो चेष्टा करते हैं। ये चाहते हैं कि जिस पत्रकार का नाम हो उसको हम कैसे उसका कॉमर्शियल यूटिलाइज कर लें। ये जिस तरह भी मीडिया संस्थान यही चाहते हैं और होता भी आया। अब वो पत्रकार सामंजस्य नहीं बैठा पाता, तो युवाओं को जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बहुत एक्सपर्टीज नहीं, एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी की तरह जो दिल में आया वो बोल रहा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, मेरा मतलब सामान्य व्यक्ति से। तो जो आपको खुल के अगर कोई चीज़ वाकई सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो आप आइए, जर्नलिज्म में लिखिए, निडर होकर लिखिए, बिंदास बोल लिखिए, जो मन में आए वो लिखिए, डरिए नहीं, आप एडजस्ट नहीं। सरकारें आपको बहुत प्रयास करेंगे एडजस्ट करने की, आपको दबाने की, आपकी नौकरियों से निकलवाने की बहुत कोशिश करेंगे। हो चुका है, होते आया है, ये उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है सरकारों की, ये करते आए, उनके शौक है ये कि जो पत्रकार ज़्यादा लिख रहा है, बोल रहा है, आगे सिस्टम चल रहा है, जो सत्ता से दूर बैठा है, तो उसको नौकरी से निकलवाने के वो प्रयास करते हैं और करते आए हैं। तो आप अगर ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसी जिहादी स्वभाव के आप अगर है, तो आप जर्नलिज्म में आइए। निश्चित तौर पे आपके थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक नाम भी होगा, एक मुकाम भी होगा, एक सम्मान भी आपके लिए होगा। ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि क्रांतिकारी विचारधारा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्रांतिकारी विचारधारा के साथ साथ आपको शालीनता, धैर्य ये भी रखना होगा और निडरता रखनी होगी। और जर्नलिज्म के साथ साथ हमारा रिकमेंडेशन यही है, और इस संदेश का सार ये निकलता है कि जर्नलिज्म को जीविकोपार्जन मत बनाइए। आप जीविकोपार्जन के लिए एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू करिए, तो शायद आपकी पत्रकारिता सदैव जीवंत रहेगी। अब चूँकि राजनीतिक पंडित भी माना जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत से कंटेंट रहते हैं। उचित जी की गिद्ध की पैनी निगाह रहती है राजनीति पे, और खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति पे। अगले साल उचित जी, अगले साल यहाँ पे विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है सिनेरियो की 15 साल वर्सेस ये 5 साल, जो अभी तो 3 साल हुए हैं, चौथे साल में हम पदार्पण किए हैं, तो 15 साल वर्सेस 5 साल रहेगा या फिर कुछ सिस्टम कुछ चेंज होगा? नो डाउट 15 साल वर्सेस 5 साल रहेगा।
भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो रूरल इकोनॉमी के लिए काम किए, रूरल इकोनॉमी पे, किसान के लिए, नौजवान के लिए, गोधन पे जो काम हुआ है, नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी पे जो काम हुआ है, श्रमिक के लिए जो काम हुआ है, निश्चित तौर पे जो रूरल इकोनॉमी से, मैं पर्टिकुलरली रूरल, देखिए भ्रष्टाचारी का मुद्दा हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रूरल इकोनॉमी पे जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे काम हुए हैं, मैं तारीफ़ करूँगा कि कोई भी प्रदेश की अगर इकोनॉमी को बढ़ावा चाहिए, जो महात्मा गांधी जी ने मिली, उस पर तो काम हुआ है, और निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा आने वाले समय पे इनको मिलेगा। मतलब साफ़ सुथरी, बिना लाग लपेट के मैं अगर बात कहूँ तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा निश्चित। मतलब सरकार रिपीट कर सकती है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि रिपीट करे ना करे, लेकिन इसका फ़ायदा, गैप बहुत है, बीजेपी अब इससे नीचे नहीं जाएगी, कांग्रेस इससे ऊपर नहीं आएगी, ये बात सच है। हमेशा से वही 70 सीट लाना संभव नहीं है, राजनीति है। राजनीति में भविष्य में क्या है, भविष्य में क्या लिखा है, क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन भूपेश के रहने से, भूपेश बघेल के सीएम रहने से ये फ़ायदा जो हुआ है, इसके परिणाम भी कांग्रेस के लिए तो सुखद ही होंगे। हाँ, गैप कम होगा, अगर बिना लाग लपेट के बात बोले तो गैप कम होंगे, और कांग्रेस को इस पर अपर हैंड तो कांग्रेस का रहेगा। बीजेपी में चेहरा कौन हो सकता है? क्योंकि बीजेपी में चेहरे की डिक्लेरेशन हो नहीं रही है, उनकी प्रभारी भी आई, दो बार आई, बस्तर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो लोग दौरा कर रहे हैं, दौरा कंप्लीट करके जा रहे हैं, लेकिन चेहरे की बात नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि विकास पर राजनीति हो रही है। पिछली बार कुछ बड़े नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया था चिंतन शिविर में, इस बार तो किसी को इनवाइट नहीं किया गया है, और ज़मीन से जुड़े नेताओं के साथ मीटिंग हुई। तो क्या लग रहा है, कौन हो सकता है चेहरा? चेहरे का तो बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती है, ये बस सच है कि वो सरप्राइज देती है, और सरप्राइज की उम्मीद करते हैं। जितने भी स्थापित नेता हैं, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय पे, मैं अपने विचार बता रहा हूँ, व्यक्तिगत विचार है, देखिए सही और गलत हो सकते हैं, कि ये जून 2022 के बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगी। केंद्र इसके सभी निर्णय लेंगे, केंद्र के बैठे जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो सारे निर्णय लेंगे। सरप्राइज बीजेपी हमेशा से करते आई है, करेगी। जैसे लोकसभा में इन्होंने पूरे नए चेहरे लाए थे, आने वाले 23 के चुनाव में भी बीजेपी पूरे नए चेहरे के साथ उतर सकती है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। बीजेपी अभी अंदर भी संघर्ष कर रही है और बाहर भी। भूपेश की छवि के नीचे अभी दबा हुआ महसूस कर रहे हैं हर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जैसे ही आप इनके करप्शन खोलते हैं तो करप्शन का एक पार्ट भारतीय जनता पार्टी अगर खोलती है, एक छोटी सी पुस्तिका खोलती है, तो वहाँ से कांग्रेस वाले उनका पूरा काव्य पाठ निकाल के ले आते हैं। तो ये जो है, इसको भूलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि वो करप्शन के अगर चंद लाइन देते हैं, एक शेर देते हैं, शायरी देते हैं, तो कांग्रेस पूरी गज़ल लिख डालती है उन पे। ये अभी उसको भूलने में वक्त लगेगा, तो इतनी जल्दी वो धूमिल नहीं होगा कि जो याददाश्त में लोगों के है। वाकई 15 साल जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि लोग उसको भूल जाएं, उस करप्शन को देखे हैं। और राजनीतिक व्यक्ति तो चला ही नहीं रहे थे, ये बात भी सच है कि पिछली सरकार राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं चला रहे थे, तो जिसका दुष्परिणाम भाजपा को झेलना पड़ा। अब कितना फ़ायदा होता है इस 1-1.5 साल में जो बचे हुए हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है सिंपल शब्दों में कि नए चेहरे का प्रवेश निश्चित तौर पर हो। बहुत ही सरलता से, और देखिए उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी, दर्शक समझते हैं, बहुत समझदार हैं, कि भाजपा का जो हमेशा चेहरे को लेकर सरप्राइज रहता है, और केंद्र शासित प्रदेश भाजपा के हिसाब से बन जाएगा छत्तीसगढ़ इन कमिंग जून 2022। सो ये भी इशारा किस तरफ है ये समझने वाले समझ गए हैं, और जो नहीं समझे हैं वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, और समझ जाएं, कुछ समझें, कुछ प्रेरणा लें, यही शो का तात्पर्य है, मोटिव है। और उम्मीद है इस शो से युवाओं को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी,
और बहुत इंस्पिरेशन मिलेंगे। और कभी भी उचित जी इतने ग्राउंड टू अर्थ है कि वो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। आप लोग को जब मर्जी हो मिलें, कमेंट सेक्शन में मैं इनका नंबर भी दे दूंगा और उनसे गाइडेंस ले। यही चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग आएँ सिस्टम में, मुखरता से अपनी बात रखें, राजनीति में भी अच्छे लोग आएँ और एक स्वच्छ और साफ राजनीति करें ताकि जनता का भला हो। जनता का भला होगा तो प्रदेश का भला होगा, प्रदेश का भला होगा तो देश का भला होगा और एक स्वर्णिम भारत की जो कल्पना सदियों से हम कर रहे हैं वो ज़रूर हमें हासिल होगी। अंत में उचित जी चूँकि हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो उनसे एक राय हम अपने शो के लिए लेना चाहते हैं कि जो द पीपी शो स्वराज मिशन भी जो हमने शुरुआत किया है एक अलग थीम के साथ, एक अलग सोच के साथ, एक साफ नीयत के साथ, उस पर उनका क्या कमेंट है। और ये अचानक लिया हुआ प्रश्न है, अगर वो आप चाहें तो आप बता भी सकते हैं। आपका मार्गदर्शन भी इसमें चाहिए। जो गलतियां हमसे हो रही होंगी, हर व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है, उस पर आपकी मार्गदर्शन भी चाहिए। तो कैसे देखते हैं इस शो को? ऐसे शो होना चाहिए निश्चित तौर पे। स्वराज मिशन जो कर रहा है इससे मोटिवेशन हमको भी मिलता है। देखिए, आपने हमारी बात सुनी, लोगों तक पहुंचाई, एक इंस्पिरेशन हम में भी आता है कि नहीं हमें कुछ अच्छा और करना है। थोड़ा चीज़ जो सीख रहे हैं और अच्छे से सीख के आप दर्शकों के समक्ष रखें। तो स्वराज मिशन में जो आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें। एक बहुत आपके चैनल को टीआरपी मिले, दर्शक आपको देखें, पसंद करें और हमारे प्रदेश के राजीव शुक्ला आने वाले समय के बने तो हमें बड़ी खुशी होगी। वो भी इंटरव्यू लेते लेते ही आज राज्यसभा में है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए भी और आपके भविष्य के लिए भी दोनों हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से बात करना। देखिए, उन्होंने शुभकामनाओं में भी पत्रकारिता और राजनीति का जिक्र किया, इसीलिए इनका नाम है उचित शर्मा। ये जो करते हैं उचित करते हैं और उसी उचित संदेश को लोग समझें और उससे उचित प्रेरणा लें। यही इस उचित इंटरव्यू का उचित कारण था। तो उचित जी हमारे बीच आए, उन्होंने समय दिया और हमें बहुत सा प्यार भी दिया, बहुत मार्गदर्शन हमें समय समय मिलता रहता है। और उनकी शुभकामनाओं के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद उचित जी। और उम्मीद है अगले शो में हम एक नए व्यक्ति से ऐसी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।